दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूनिट सेकंड के बारे में, जिसका नाम है सीखना, बुद्धि और अभिप्रेरणा। 10 नंबर का आपका ये यूनिट है दोस्तों। और इसके सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसकी पीडीएफ का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आप इसकी पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो आइए दोस्तों वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों हम यहाँ पर लेंगे, बुद्धि की अवधारणा का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है। बुद्धि की अवधारणा के बारे में हमें क्या सीखा है हमने, क्या जानते हैं हम, इस बारे में आपको थोड़ा अपने मन से लिखना है। क्या लिखना है? व्यक्ति की बुद्धि और उसके विकास को समझने का प्रयास मनोवैज्ञानिक सदियों से करते आ रहे हैं। सही बात है, काफ़ी रिसर्च चल रही है साइकोलॉजी पर और जो बाल मनोविज्ञान है सभी पर काफ़ी रिसर्च चल रही है। सभी संस्कृतियाँ इस बात को स्वीकारती हैं कि बुद्धि के संदर्भ में व्यक्तिगत अंतर होते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के अंत से बुद्धि परीक्षणों के द्वारा बुद्धि को मापने की शुरुआत हुई है। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का कार्य यूरोप और अमेरिका में शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ पर सबके लिए शिक्षा की शुरुआत हो गई थी, जिसका अर्थ था वहाँ के हर बच्चे को अनिवार्य रूप से किसी निश्चित कक्षा तक स्कूल में शिक्षा देना। बाहरी देशों में दोस्तों पहले ही काफ़ी पहले से ही अनिवार्य शिक्षा का स्तर हो चुका था कि इस प्रॉपर कक्षा तक आपको अनिवार्य शिक्षा लेनी ही है। इंडिया में दोस्तों काफ़ी साल बाद में ये चलन शुरू हुआ। इसके कारण वे बच्चे भी स्कूल में प्रवेश लेने लगे जो पहले कभी स्कूल नहीं गए थे, और बच्चों की कक्षागत विविधता बहुत बढ़ने लगी। एक कक्षा में ही बच्चों के सीखने की गति में शिक्षकों द्वारा भारी अंतर महसूस किया जाने लगा। इस कारण उन्हें ऐसे परीक्षणों की आवश्यकता हुई जिससे बच्चों को उनकी सीखने की क्षमता के आधार पर अलग अलग किया जा सके और वे इन पर विशेष तरीकों से ध्यान दे सकें। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ परीक्षण तैयार किए गए, जिसमें फ्रांस के मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड बिने और उसके सहयोगी साइमन द्वारा 1905 में विकसित पहला बुद्धि परीक्षण महत्वपूर्ण है। यह एक प्रकार का व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण था। इसमें कुछ प्रश्नों को पूछा गया। प्रश्न कौन कौन से रहे? अपने परीक्षण में इन्होंने यह पाया कि कम उम्र के तेज बच्चों के उत्तर बड़े बच्चों जैसे थे। कम उम्र में भी दोस्तों कुछ बच्चों का दिमाग तेज चलता है, एक ही बार में उन्हें समझाया जाए तो आसानी से वे सीख जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें बार बार रिवीजन करवाना पड़ता है, फिर भी वो नहीं समझते हैं या फिर कुछ अधूरा समझते हैं। तो हर बच्चों का सभी बच्चों का जो दिमाग है एक तरह से कार्य नहीं करता है। सबकी जो अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार वो सीखते हैं, जिसके आधार पर उन्होंने पाया कि बच्चों की मानसिक उम्र को जांचना शुरू किया, और कई सालों तक इसके परीक्षण बहुत लोकप्रिय रहे। लेकिन धीरे धीरे यह प्रतीत होने लगा कि परीक्षणों में हमेशा एक विशेष परिवेश के बच्चे बेहतर करते हैं और एक खास परिवेश के बच्चे खराब प्रदर्शन करते हैं। यानी वे बच्चे जो भिन्न संस्कृति और आर्थिक परिवेश से आए थे वे इन परीक्षणों में कम अच्छा कर पाते हैं। भिन्न संस्कृति होगी दोस्तों तो अपनी संस्कृति में घुल मिल नहीं पाएंगे, अपनी संस्कृति को समझने में उन्हें टाइम लगेगा। इस प्रकार इन परीक्षणों की शुरुआत जिस उद्देश्य से की गई थी उस पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया। इन परीक्षणों का उपयोग यह सिद्ध करने के लिए किया जाने लगा कि कुछ विशेष समुदाय या वर्ण से आए बच्चे जन्म से ही कम बुद्धि वाले होते हैं। इस धारणा ने न सिर्फ सामाजिक विभेद को बढ़ाया बल्कि इसका राजनीतिक फायदा भी उठाया गया। उदाहरण के तौर पर कई देशों में गोरे लोगों यूरोपवासियों के द्वारा काले लोगों पर शासन करने की यह तर्क देकर उचित ठहराया जाता रहा कि काले लोगों के पास कम बुद्धि होती है, अतः वे अपना शासन स्वयं नहीं चला सकते, इसलिए बुद्धिमान गोरे लोगों को इन पर शासन करना सही है। दोस्तों पूरी जो लैंग्वेज है सारी ईजी है, आप आसानी से एक बार पूरा वीडियो देखेंगे तो आसानी से समझ आएंगे आप। और पीडीएफ का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहां से लेंगे। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े आंसर है तो हमें याद कैसे होंगे। दोस्तों आपको याद नहीं करना है, सिर्फ लैंग्वेज आपको देखनी है, जो भाषा की सरलता है उसको समझना है। टॉपिक्स दोस्तों आपको मन से ही आपके आंसर देने हैं, और अगर आप दोस्तों एक बार कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आंसर देने में। तो आइए आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों के द्वारा अपनाई गई रंगभेद नीति का विरोध महान नेता नेल्सन मंडेला द्वारा किया गया था। रंगभेद नीति के अंतर्गत उस देश में गोरे लोगों द्वारा काले लोगों को कई सारे अधिकारों से दूर रखा जाता था। यह सिर्फ राजनीतिक आंदोलन नहीं था बल्कि मनोसामाजिक चेतना की लड़ाइयाँ भी थी। ऐतिहासिक रूप से ऐसी धारणा बना दी गई थी कि कुछ जातियों व वर्णों के पास अधिक बुद्धि होती है, वहीं कुछ जातियों के पास कम बुद्धि होती है।
इसके कारण हमारे समाज में किसी जाति द्वारा अपने को श्रेष्ठ बताकर अन्य जातियों पर अपना मत थोपा जाता रहा तथा जातियों के बीच ऊंच नीच का विभेदकारी सामाजिक अंतर बना रहा। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे हम आज के संदर्भ में बुद्धि की अवधारणा। अभी हमने देखा था पुराने समय में, ऐतिहासिक समय में जो बुद्धि की अवधारणा थी। अब देखेंगे आज के समय में बुद्धि की क्या अवधारणा है। ऐतिहासिक संदर्भ में बुद्धि की अवधारणा की जो कल्पनाएं थी उससे एक आशय तो निकाला ही जा सकता है कि उन्होंने बुद्धि को सिर्फ कुछ मान्यताओं के आधार पर अंकों में मापने पर जोड़ दिया। सही है, अभी हमने देखा। साथ ही बुद्धि को मापने के आधार के रूप में प्रयुक्त मान्यताएं भी पूर्वाग्रहों से ग्रसित थी। ऐसा नहीं है कि वे मान्यताएं पूर्णतः समाप्त हो गई, बल्कि आज भी हम जाने अनजाने उन मान्यताओं का प्रयोग करते हैं और आज के शिक्षकों में भी उन मान्यताओं की छाप दिखाई देती है, मिलती है। प्राय शिक्षक यह कहते हैं कि मेरी कक्षा में सिर्फ 2-4 बच्चे ही तेज हैं, बाकी सबको पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वे कभी नहीं सीख सकते आदि। इस तरह के विचार दोस्तों शिक्षक के मन में आते रहते हैं, शिक्षक कहते रहते हैं। यदि उनके इन कथनों का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि वे इसी पारंपरिक रूप में वे बच्चों की बुद्धि का मूल्यांकन कर रहे हैं, जिसमें यह मान्यता प्रबल है कि जो पढ़ने में तेज है वही सबसे बुद्धिमान है। वे बुद्धि जो बहुत संकुचित रूप में देख रहे हैं, जिसमें बच्चों की अन्य क्षमताओं को महत्व देने का कोई स्थान नहीं है। कुछ बच्चे दोस्तों पढ़ाई में तेज होते हैं, कुछ और किसी काम में, कुछ और किसी काम में। सबका दोस्तों एक ही क्षेत्र में, एक ही जो डायरेक्शन में तेज बुद्धि वाला होना संभव नहीं है। परंतु वे यह जानते हैं कि 9 साल की राधा जो विद्यालय में संख्या नहीं सीख पा रही है, लेकिन बिना गलती किए घर का छोटा मोटा सामान खरीदकर वही लाती है। रमेश जो विद्यालय में भाषा की कक्षा में कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन अपने सब्जी की दुकान पर आने वाले ग्राहकों से बात करने से उससे कोई झिझक नहीं होती। तो ये दोस्तों कुछ उदाहरण हैं। आशा को विद्यालय में निःशक्त बालिका के तौर पर देखा जाता है क्योंकि वह देख नहीं सकती, पर संगीत के क्षेत्र में वह अन्य बच्चों से कहीं अधिक दक्ष है। हम यह भी पाते हैं कि सीखने की क्षमता को ही बुद्धि मान लिया जाता है। जिसमें जितनी अधिक सीखने की क्षमताएं होती है उसकी बुद्धि उतनी ही अधिक मानी जाती है। अब अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का प्रश्न दोस्तों रीट में भी काफ़ी बार देखा गया है और रीट में दोस्तों इसका प्रॉपर एक टॉपिक है, तो इसको थोड़ा आप अच्छे से देखें। अभिप्रेरणा की अगर हम बात करेंगे तो अभिप्रेरणा का संबंध किसी व्यवहार के प्रारंभ करने, दिशा इंगित करने तथा व्यवहार को बनाए रखने से है। यह अभिप्रेरणा सभी व्यक्तियों में होती है। उदाहरण के तौर पर विद्यालय स्तर पर जो बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाते हैं तो शिक्षक उन्हें कार्य करने हेतु प्रेरित करता है। अभिप्रेरणा का संबंध इन्हीं सब बातों को समझने से है। कक्षा में सीखने सिखाने के दृष्टिकोण से भी अभिप्रेरणा की अहम भूमिका है। एक संवेदनशील शिक्षक बच्चों को सीखने में सहायता प्रदान करते हैं। सहायता प्रदान करते समय यह पता लगाने का प्रयास करता है कि बच्चे किन किन बाह्य और आंतरिक कारकों से प्रेरित होते हैं। बच्चों के लक्ष्य निर्धारण में क्या क्या अवरोध आते हैं, बच्चे लक्ष्य पूर्ति के लिए किस तरह का प्रयास करें कि उन्हें लक्ष्य प्राप्त हो जाए। तो इस तरह के जो सवाल हैं, इस तरह के प्रयास बच्चे अक्सर करते रहते हैं। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में मुख्यतः 3 सोपान माने जाते हैं। 3 सोपान कौन कौन से हैं दोस्तों? आवश्यकता, प्रणोद और तीसरा है प्रोत्साहन। जब बच्चे या किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की कमी महसूस होती है जिससे तनाव उत्पन्न होता है, इसे अभिप्रेरणा का प्रथम सोपान या आवश्यकता माना जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जब कक्षा में विद्यार्थी को कोई सवाल हल करने के लिए कहा जाता है तो उसके लिए कुछ आवश्यकताएं उत्पन्न होती है, जैसे सवाल को हल करने वाले सूत्र या विधि। आगे हम देखेंगे प्रणोद। तो इन्हें चालक भी कहते हैं। जब आवश्यकता उत्पन्न होती है तो इन्हें स्वभाव बच्चे में क्रियाशीलता बढ़ जाती है, वह पहले से अधिक क्रियाशील, सक्रिय व तनावपूर्ण हो जाता है। उदाहरण स्वरूप जब बच्चे को सवाल हल करना होता है तो वह सक्रिय रूप से उस विधि या सूत्र की खोज करने लगता है जिससे सवाल हल हो जाए। हो सकता है वह तुरंत उस विधि को ढूंढ ले या फिर ना ढूंढ सके। यह भी हो सकता है कि विधि मालूम चलने के बाद भी उससे सवाल हल ना हो पाए, सवाल हल करने में उसे कठिनाइयाँ आ रही हो। आगे हम देखेंगे प्रोत्साहन।
अभिप्रेरणा चक्र का तीसरा सोपान प्रोत्साहन है, जो बच्चे को लक्ष्य की ओर आकर्षित कर लेता है। उपरोक्त उदाहरण को यदि आगे बढ़ाएं तो यहाँ प्रोत्साहन के लिए शिक्षक की भूमिका निकल कर आती है। वह उस बच्चे को उदाहरणों और अलग अलग विधियों से समझाता है तथा बच्चा को बार बार प्रोत्साहित करते हुए तब तक प्रयासरत रहता है जब तक बच्चा सवाल को पूर्ण रूप से समझकर हल नहीं कर लेता। और दोस्तों आगे हम इसको डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। मोटिवेशनल साइकिल क्या है? लक्ष्य प्राप्ति और सुरक्षा व संतोष के लिए आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, प्रणोद चालक के लिए करेंगे। फिर हम देखेंगे प्राणी में आंतरिक तनाव और बालक, और यहाँ हम आगे देखने वाले हैं उद्दीपन और प्रोत्साहन की ज़रूरत हमें होती है, और फिर आ जाता है लक्ष्य प्राप्ति। तो ये साइकिल का दोस्तों अगर आप डायग्राम बना के आते हैं तो एग्जामिनर पर दोस्तों इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अगला टॉपिक हम देखेंगे दोस्तों अभिप्रेरणा और सीखने में संबंध। अभिप्रेरणा और सीखने में क्या संबंध है? यदि बच्चे में सीखने की इच्छा विकसित हो जाए तो सीखना सुगम होता है। जब तक दोस्तों बच्चे में सीखने की इच्छा नहीं होगी, वह मनन नहीं करेगा, चिंतन नहीं करेगा, तब तक दोस्तों सीखना सुगम नहीं होगा। बच्चे की इच्छा एक ऐसा आंतरिक प्रेरक है जो बच्चों में ध्यान केंद्रित करने में सहायक है। अतएव शिक्षक का दायित्व है कि बच्चों को सीखने के लिए तत्पर बनाएं। सीखने और अभिप्रेरणा के बीच कई प्रकार से संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। जैसे यदि किसी बच्चे उसके सीखने में प्रगति और परिणामों का समय समय पर बोध कराया जाए तो वह और अधिक समझ के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ने को अभिप्रेरित होता है। प्रगति के ज्ञान के समय यदि बच्चे अपनी त्रुटियों में सुधार करते हुए अपने स्वयं के परिणामों की जांच करते हैं तो निश्चय ही प्रगति करने की संभावना बढ़ जाती है और सीखना अधिक प्रभावशाली हो जाता है। आगे हैं बच्चे अच्छे कार्य के लिए भी प्रोत्साहन चाहते हैं। प्रशंसा एक प्रकार से पुरस्कार का रूप ही है जिसके द्वारा किसी वांछित एवं अच्छे कार्य करने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अवांछित कार्य की ओर बच्चे प्रवृत्त न हो इसके लिए यदा कदा निंदा भी अभिप्रेरणा की तरह कार्य करती है। यदि इसका प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जाए तो इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। यह बाह्य अभिप्रेरणा में सम्मिलित है। नंबर 5वां दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बुद्धिलब्धि। इसका दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन 1 नंबर का फॉर्मूला भी आपको पूछ सकता है या फिर पूछ ले थ्योरम 2 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपके ये 100% दोस्तों बनने के पूरे चांसेस हैं इसके। बुद्धिलब्धि IQ मानसिक आयु MA तथा वास्तविक आयु CA का ऐसा अनुपात है जिसको 100 से गुणा कर प्राप्त किया जाता है। इन परीक्षणों में व्यक्ति के प्राप्तांकों की गणना विभिन्न आयु समूहों के बच्चों के औसत प्रदर्शन के आधार पर की जाती है। IQ इज इक्वल टू बुद्धिलब्धि इज इक्वल टू क्या होगी मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज, MA बटे CA मल्टीप्लाई 100 से करेंगे गुणा। आगे दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुद्धि संरचना सिद्धांत क्या है। इसे दोस्तों गिलफर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत भी कहा जाता है। गिलफर्ड का विचार था कि बुद्धि के सभी तत्वों को 3 आयामों में विभाजित किया जा सकता है। एक लाइन दोस्तों आपको लिख देनी है कि बुद्धि संरचना सिद्धांत का दूसरा नाम गिलफर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत है, या इसे गिलफर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत भी कहते हैं। तो इससे दोस्तों एग्जामिनर पर काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और इसके दोस्तों सभी जो 3 आयाम हैं, 3 तत्वों को विभाजित किया है, 3 आयाम है। पहला है संक्रिया, दूसरा विषय वस्तु, तीसरा है उत्पादन। हम यहाँ पर पहला देखेंगे कि संक्रिया से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप से होता है। गिलफर्ड ने संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं को 5 भागों में बांटा है: मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति, संज्ञान। नंबर 2 पर है विषय वस्तु। इस विमा से तात्पर्य उस क्षेत्र से होता है जिसके एकांशों या सूचनाओं के आधार पर संक्रियाएं की जाती है। गिलफर्ड के अनुसार ऐसे एकांशों या सूचनाओं को 5 भागों में बांटा गया है: द्रव्य, श्रव्य, सांकेतिक अथवा प्रतीकात्मक, शाब्दिक और व्यवहारात्मक। उत्पादन विषय वस्तु एवं संक्रिया के योग के परिणाम को उत्पादन कहा जाता है। इस तरह के परिणाम को गिलफर्ड ने 6 भागों में बांटा है: इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, रूपांतरण और अनुप्रयोग।
अगला दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेस्लर का बुद्धि सिद्धांत। अभी हमने देखा गिलफर्ड का सिद्धांत और अब है वेस्लर का बुद्धि सिद्धांत। वेस्लर ने दोस्तों बच्चों एवं वयस्कों की बुद्धि मापने के लिए अलग अलग परीक्षण तैयार किए जो वेस्लर वैल्यू मापनी कहलाते हैं। वयस्कों का परीक्षण दोस्तों वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल VAIS तथा बच्चों का परीक्षण वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल VISC कहलाता है। इस परीक्षण में 2 फॉर्म थे और दोनों फॉर्म में 10-10 उप परीक्षण थे। 10 में से 5 शाब्दिक मापनी के थे तथा 5 क्रियात्मक मापनी के थे। इनमें आगे कई संशोधन होते रहे। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए अभिभावकों की भूमिका क्या होती है। दोस्तों बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए 2 लोगों की भूमिका होती है। एक तो होती है अभिभावक यानी कि परिवार और समाज की, और दूसरी जो होती है शिक्षकों की। आप दोस्तों सरल भाषा में समझ रहे होंगे कि अगर घर पे जो माहौल है वो खुशनुमा होगा, अच्छा होगा, तो दोस्तों बच्चा जो अच्छा सीखेगा, अच्छे जो गाइडलाइंस उसको जो अच्छी गाइडलाइंस मिलेगी उसको। और जो स्कूल में अगर वातावरण अच्छा होगा, शिक्षक उसको जो अच्छा पढ़ाएगा तो वह अच्छा सीखेगा। तो अब हम देखेंगे दोस्तों बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए अभिभावकों की भूमिका। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में अभिभावकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अभिभावक घर में बच्चों को उचित वातावरण उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता है कि शिशु की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। अभिभावक बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में रुचि लेकर उन्हें अभिप्रेरित कर सकते हैं। अभिभावकों को यह अपेक्षा की जाती है कि वे बच्चों को स्नेह युक्त वातावरण देवें ताकि बच्चे सदैव स्वयं को सुरक्षित समझें। अभिभावकों को अपनी असीमित आशाओं का बोझ बच्चों पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे के जो शैक्षणिक दबाव में आ जाते हैं, जो कि उनमें मानसिक तनाव उत्पन्न कर देता है, जो कि बच्चों के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो वैकेंसी में भर्ती में अगर पास नहीं हो पाते हैं तो फांसी लगा लेते हैं या फिर जहर खा लेते हैं, कुछ भी मतलब उल्टा सीधा कर लेते हैं। तो वह दोस्तों मानसिक दबाव में आकर करते हैं कि परिवार वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मेरे घर वाले क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, ये पढ़ाई नहीं करता, वो नहीं करता। तो ऐसे दोस्तों मानसिक दबाव में काफ़ी स्टूडेंट आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभिभावक बच्चों के शिक्षकों से नियमित रूप से मिलकर उनकी प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये दोस्तों अभिभावकों को करना चाहिए कि उनके जो बच्चे हैं उनके शिक्षकों को दोस्तों महीने 2 महीने में दोस्तों मिलते रहना चाहिए। इससे दोस्तों उनके जो बच्चों की है डेली रूटीन का पता चलेगा कि किस तरह से दोस्तों वो तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि अभिभावक बच्चे की प्रगति में अपनी महती भूमिका निभा सकते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे कि बच्चों को अभिप्रेरित करने में शिक्षक की क्या भूमिका है। शिक्षक किस तरह से योगदान देता है बच्चों को जो प्रगति के पथ पर चलाने में। शिक्षक समाज का प्रणेता है। वह कलियों व कोपलों को खिलाने वाले हैं। उन्हें बच्चों में रंग और सुगंध भरने वाला कहा गया है। समाज अपेक्षा रखता है कि बच्चों के सीखने, समझ बूझ विकसित करने, निर्णय लेने, समस्याओं को हल करने, लक्ष्य निर्धारित करने हेतु शिक्षक सहायता प्रदाता बने। शिक्षक बच्चों को स्वयं सीखने, स्वयं लक्ष्य निर्धारण करने के लिए प्रेरित करे। कक्ष के वातावरण को आनंददायी बनाएं तथा जहां पर स्वाभाविक रूप से बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक क्षमताएं विकसित हो सके। समावेशित शिक्षक में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताओं की सही समझ रखकर उन्हें भी सीखने के दौरान खिलाने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। तो दोस्तों यार सेकंड यूनिट में बस इतना ही, इससे ही आपकी नैया पार हो जाएगी। जल्द मिलेंगे यूनिट 3 के साथ। तब तक दोस्तों आप वीडियोस को देखते रहें, और PDF का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को दोस्तों अपने सभी दोस्तों में, सभी BSTC वाले ग्रुप्स में आप शेयर कर दें।